कि सिलेंडर इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको वो फ्री में लोगों को, मुसीबत ज़दा लोगों को, परेशान हाल ज़रूरतमंदों को अगर आपको सिलेंडर बांटने हैं तो जाहिर सी बात है ला करके अपने पास जमा करने पड़ेंगे, तभी तो आप बांटेंगे, या बग़ैर जमा करे कहीं से बांट देंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। दिल्ली हुकूमत की उसमें अफसरशाही जो है वो ऐसी नाकारा या कह लीजिए कि मुतासिब है कि वो इमामों को तनख्वाह टाइम पर देना नहीं चाहती। 5 या 6 महीने आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इमाम और मौज़िन जैसे लोगों की, मौज़िन बेचारा क्या माली हैसियत होती है उमूमी तौर पर, बहुत मामूली दर्जे की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अब उस पोजीशन में अगर 5-6 महीने आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन पर बेपनाह जुल्म कर रहे हैं। अभी साहब, जिस तरीके से पिछले 3 महीने से मुअज्जिनों की तनख्वाह रुकी हुई है और बेवाओं की पेंशन रुकी हुई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्या इस पे जो है वक्फ बोर्ड को करना चाहिए? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों का मसला ये कई साल से इसी तरह से लटका हुआ है। पिछली बार जो है एक बात ये हुई थी कि जब मौजूदा चेयरमैन अमानतुल्लाह जब बने थे तो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई थी इमामों की, वो अच्छा किया था, क्योंकि ज़रूरी है कि इस महंगाई के दौर में इमाम बेचारा वो मोहताजी की ज़िंदगी क्यों गुजारे, भाई उसे भी कम से कम ऐसी तनख्वाह मिलनी चाहिए ना कि इज़्ज़त के साथ वो अपने बच्चों को पाल पोस सके। बढ़ाया था ठीक है, लेकिन जब वो हट गए तो उसके बाद तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई। पता ये चला कि साहब ब्यूरोक्रेसी जो है वो बदमाशी कर रही है। हालांकि ये बात समझ से बाहर है कि भाई ठीक है, अमानतुल्लाह चेयरमैन नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि केजरीवाल की सरकार ख़त्म हो गई थी दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल की सरकार तो थी, तो ये तो सरकार को चाहिए था कि वो एक्शन लेती इस पर, और जो अफसरशाही इसमें रोड़े अटका रही थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता, या उनको हिदायत दी जाती कि भाई आप इसमें एक्शन फौरी तौर से जो है कार्रवाई करते हुए इनकी तनख्वाहें दीजिए वक्त पर। चलिए, उसके बाद जो है अमानतुल्लाह आ गए, फिर ये एक शोर हुआ कि भाई अमानतुल्लाह आ गए हैं, बहुत जल्दी तनख्वाहें मिलने वाली हैं, मिल जाएंगी, हफ्ते में मिल जाएंगी, 10 दिन में मिल जाएंगी। फिर ये हुआ कि साहब मिलने लगी हैं, अकाउंट में पैसे चले गए हैं, अब पता नहीं वो मिले नहीं मिले। अब 4-5 महीनों के बाद फिर वही आ गया कि साहब 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अब तो 6ठा महीना भी पूरा हो गया। 5 या 6 महीने आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इमाम और मौज़िन जैसे लोगों की, मौज़िन बेचारा क्या माली हैसियत होती है उमूमी तौर पर, बहुत मामूली दर्जे की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अब उस पोजीशन में अगर 5-6 महीने आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन पर बेपनाह जुल्म कर रहे हैं। और ये जुल्म चाहे वक्फ बोर्ड का अमला करे, चाहे वक्फ बोर्ड के साथ में दिल्ली सरकार करे, और चाहे वक्फ बोर्ड के बग़ैर दिल्ली सरकार के ऑफिसर करें। आज भी जो बात सामने आती है पता करने पर वो ये आती है कि साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो चाहते हैं कि तनख्वाह मिले, वक्फ बोर्ड का अमला भी चाहता है कि तनख्वाह मिले, लेकिन जो वजारत मालियात है दिल्ली हुकूमत की उसमें अफसरशाही जो है वो ऐसी नाकारा या कह लीजिए कि मुतासिब है कि वो इमामों को तनख्वाह टाइम पर देना नहीं चाहती। तो भाई अगर नहीं देना चाहती तो चेयरमैन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो जाकर के सीधे अरविंद केजरीवाल से क्यों बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल से बात करके उनको ये मामला हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए और इसको बिल्कुल हल करा के रख लेना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, वक्त पर हर महीने इमामों की तनख्वाह का बजट का जो पैसा है वो बग़ैर किसी रुकावट के हर महीने पहुंच जाना है इस तारीख तलक। तो ये काम तो बहुत आसान था। केजरीवाल इसकी हिदायत देंगे, अपनी गवर्नमेंट के किसी अफसर की हिम्मत तो है नहीं कि अपने चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वो जो है कोई फैसला कर लेगा। तो चेयरमैन को चाहिए कि वो जा कर के सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से बात करें और अरविंद केजरीवाल से अपने सामने हिदायत दिलवाएं फाइनेंस ऑफिसर्स को, जो भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो, ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए और बाकायदा उस पर तहरीरी ऑर्डर जारी करा दें कि इस महीने हर महीने की फ़ला तारीख तलक इमामों की तनख्वाहों का बजट जो है वो वक्फ बोर्ड के उसमें चला जाना चाहिए अकाउंट में। और अगर इससे ज़्यादा बेहतर और बल्कि एक ये हो कि वो 1 साल का बजट क्यों ना दिल्ली सरकार से एक साथ ले लें, वो वक्फ बोर्ड के फंड में आ जाए, वक्फ बोर्ड के अकाउंट में वो पैसा रहे और वहाँ से जो है हर महीने वो इमामों की तनख्वाहों में जाता रहे, और जब साल पूरा हो उससे 1 महीना पहले फिर अगले साल का बजट ले लिया जाए। तो ये एक मसले का हल है। अगर मसले को हल करना है तो गवर्नमेंट से बैठ करके चेयरमैन को बात करनी चाहिए। जिस तरीके से चेयरमैन साहब इमामों से और तमाम लोगों से जब अपील करते हैं कि मस्जिदों को क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए, तो
ऐसे में इमाम जो है मस्जिद के वो उनकी बातों पर अमल करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में ये हालात इस तरीके के पैदा क्यों हो? नहीं देखिए, देखने में आ रहा है इमामों का मसला ये है कि इमाम जो है एक तरह से बेचारे वो तो वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं, क्योंकि उनको सैलरी जब वहाँ से आती है तो ज़ाब्ते के एतबार से जो सरकारी ज़ाब्ते हैं या नीम सरकारी ज़ाब्ते जो वक्फ बोर्ड के हैं उनके एतबार से इमाम उनके मुलाजिम ठहरे, हालांकि वो कौम के इमाम हैं। लेकिन बहरहाल एक सरकारी ज़ाब्ता है या नीम सरकारी ज़ाब्ता है वक्फ बोर्ड का, उसके मुताबिक तो उनकी मजबूरी है कि चेयरमैन अगर उनको कहीं बुलाएंगे या वो उनसे कोई बात कहेंगे तो वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हाँ, वो उसको तज़कीर कर सकते हैं, उसके सामने याद दहानी करा सकते हैं कि साहब ये सही है, ये गैर सही है, ये मुनासिब है, ये मुनासिब नहीं है, ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। और जहाँ तक मामला मस्जिदों को क्वारंटीन सेंटर बनाने का है तो जोश में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही ज़रूर थी कि हम मस्जिदों को क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है मैंने भी और मुझ जैसे और बहुत से लोगों ने और फिर दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया कि नहीं, मस्जिदों को कोविड सेंटर नहीं बनाया जा सकता। तो चेयरमैन ने, मैं तहकीक से ये बात जानता हूँ कि ओखला में जिन मसाजिद के अंडर वो बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर, वो जो है मस्जिदों के अंदर नहीं है, बल्कि मस्जिद की कमेटियों के अंडर दूसरी इमारतों में, जैसे मस्जिद अल-नूर के सामने सनराइज़ स्कूल है, उस स्कूल की पूरी बिल्डिंग जो है उसमें उन्होंने वो सेंटर बना दिया। तो इसी तरह इलाके में उन्होंने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उसके बाद कई बड़े नूरनगर में जो है 50 या 60 बेड का एक बनाया है, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, बहुत वायरल हो रही है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह और दूसरे जगहों पर भी उन्होंने दूसरे इंतजाम किए हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर कहीं नहीं है। हाँ, शुरू में जिस तरह से ये बात आई थी, हमारे बाज़ उलमा भी इसमें बहुत पुरजोश होकर के आगे बढ़ गए थे कि नहीं साहब वो मजबूरी, तो जब उसका उनको जो है फिर आईना दिखाया गया तो वो बात बहरहाल लोगों की समझ में आ गई कि नहीं, मस्जिदों का तक़द्दुस जो है वो किसी कीमत पामाल नहीं किया जा सकता। मस्जिदों के अंदर नहीं, बल्कि मस्जिदों की कमेटियों की निगरानी में, उनकी ज़िम्मेदारी में, मस्जिदों के आसपास में बिल्डिंगें लेकर के, जगह लेकर के उनमें बनाया जाए, बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। उसमें जो है चूँकि हर तरह का मरीज़ आता है, उसमें जो है हर तरह के लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। भाई सारी आबादियाँ ऐसा तो है नहीं ओखला हैं, ऐसी आबादियाँ भी तो है ना, मिक्स हैं। हमें वहाँ हर तरह के लोगों को, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, अपने पड़ोसियों को, जो भी बीमार हैं, जिनको भी हमारी मदद की ज़रूरत है और हम मदद करने की पोजीशन में हैं, तो वहाँ पर उनका इलाज से उनकी मदद की जानी चाहिए। ये एक इस्लामी ज़िम्मेदारी, एक फ़रीज़ा है हमारे ऊपर। अब जिस तरीके से ऑक्सीजन का मसला जो है बहुत बड़ा इस टाइम चल रहा है, लोग जो फ्री ऑक्सीजन बांट रहे हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, या कोई मंत्री हो, या कोई सोशल वर्कर हो, अब सभी को जो है दूसरे नज़रिए से जो है सरकार देख रही है। अभी जैसे इमरान हुसैन को, जो बल्ली मारान से विधायक भी हैं वहाँ के, तो उनको एक नोटिस भेजा गया है कोर्ट के ज़रिए। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? इससे जो दो लोग मदद कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें नोटिस और मुकदमे डालने वाले लोग जो हैं, कई मरतबा तो ऐसा भी होता है कि किसी के कहीं कोई पॉलिटिकल मुखालिफिन होते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई ये आदमी जो है यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। और चूँकि सिलेंडर इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको वो फ्री में लोगों को, मुसीबत ज़दा लोगों को, परेशान हाल ज़रूरतमंदों को अगर आपको सिलेंडर बांटने हैं तो जाहिर सी बात है ला करके अपने पास जमा करने पड़ेंगे, तभी तो आप बांटेंगे, या बग़ैर जमा करे कहीं से बांट देंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो आपको ला करके 100, 50, 10, 20 जो भी जितना भी आपके बांटने की गुंजाइश है, तो इतने सिलेंडर आपको अपने पास ला के रखना पड़ेंगे, तभी तो आप उनको तकसीम करेंगे ज़रूरतमंदों में। तो वो ला के रखना ज़रूरी है। अब उसको रखे हुए को अगर कोई ये कहे कि साहब ये तो स्टॉक कर रहे हैं, या इसको जो है बेच रहे हैं, या इसको ब्लैक कर रहे हैं, तो नंबर एक तो ये है कि इस तरह के मौके पर अगर कोई आदमी दवा को या किसी भी ज़रूरी चीज़ को ब्लैक करता है तो ये समझ लीजिए कि वो इंसानों का खून बेच रहा है, इंसानियत का गोश्त खा रहा है। ये बिल्कुल हराम है। इतना बड़ा जुल्म है कि इस मौके पर इससे बड़ा कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को तो जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए वो उससे ज़्यादा और दें, इसकी हमें अपील करनी चाहिए और निगरानी भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी काम कर रहा है और आपको उससे कोई सियासी किसी तरह का इख्तलाफ है या इंतज़ामी इख्तलाफ है, उसकी बुनियाद पर किसी पर यह इल्ज़ाम लगा देना कि साहब ये तो ब्लैक कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका इससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है कि आप भी ज़रूरतमंदों का एक रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोर्ट का रास्ता अख्तियार करके, कोर्ट के ज़रिए या कानून के ज़रिए या पुलिस में केस दर्ज कराने के ज़रिए। अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने का एक रास्ता बंद कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा जुल्म है। इसी के साथ एक बात और मेरे इल्म में आई थी,
हफ्ता भर पहले की बात है कि एक मरीज़ के लिए कई जगह से हमने कोशिश की, कई लोगों के फ़ोन आए, हमने कोशिशें की, तो पता ये चला कि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने वो खैरात तो कर रहे हैं, वो फ्री में सिलेंडर भर के दे भी रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा हातिमताई कहलवाने के चक्कर में कि वो आधे घंटे का 1 घंटे का उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के दिया और वो खाली ज़रा सा डाल के दे दिया और उसको दे दिया। तो इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को वो पता चला कि साहब वो बेचारा 1 घंटे के बाद फिर भागा वहाँ आ रहा है कि साहब वो दे दीजिए। वो दिन में अगर 10 बार उस आदमी को वो सिलेंडर उठाए हुए उसके पास आना जाना भागना दौड़ना पड़ रहा है भाई, तो इससे ज़्यादा का तो यार जितने का वो सिलेंडर नहीं था उससे ज़्यादा का तुमने उसका किराया खर्चा करा दिया, उसे टेंशन में डाल दिया, 10 चक्कर उससे लगवा रहे हो। जिसकी ज़रूरत है ज़रूरतमंद को एक बार भर के दे दीजिए। ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि बग़ैर ज़रूरत के आदमी उसको पी जाएगा, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो दूसरे को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी तरह मरीज़ के तीमारदारों को भी चाहिए कि वो सब्र से और हिम्मत से काम लें कि जब उनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फ़ौरन उस सिलेंडर को दूसरे को मुंतकिल कर दें जिसको ज़रूरत हो और ज़रूरतमंद को, ताकि वो चीज़ पहुँच जाए। वो कहीं भी मान लीजिए 2 सिलेंडर मेरे पास मैंने ला के रख लिए, आज मेरी ज़रूरत है, आज पूरी होगी, मैंने उठा के फिर कल को रख दिए, तो वो 2 चीज़ मैंने ब्लॉक कर दी ना यहाँ पे। अगले 2 जो ज़रूरतमंद हैं उनका रास्ता मैंने रोक दिया, तो वो चीज़ चली जानी चाहिए ताकि वो लोगों को मिल जाए। तो ऐसी के साथ मैं बड़ा सखी हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को बांट रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे करके बहका करके, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इस तरह की मारामारी और ये महामारी में हमें कम से कम किसी की मदद करनी है तो ऐसे हिसाब से करनी चाहिए कि उसे वाक़यतन उसकी मदद हो, हमें सिर्फ अपना नाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।